गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में आज हम पढ़ेंगे डॉर्मेंसी के बारे में, जिसे हम प्रसुप्तता कहते हैं। तो बीजों में किस तरह से प्रसुप्तता आ जाती है जिससे कि वो अंकुरित नहीं हो पाते, उसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे। डॉर्मेंसी क्या है? देखिए, पादपों में बीजों का पूर्ण विकास होने के बाद भी उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो पादपों में बीजों का पूर्ण विकास होने के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। अब कुछ में तो क्या होता है कि जब बीज निर्माण होता है उसके तुरंत बाद बीज अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनमें अपने निर्माण के बाद अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, उनमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब प्रसुप्तता आ जाती है बीजों में, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बीज हैं वो शरीर क्रियात्मक दृष्टि से निष्क्रिय हो जाते हैं, एक तरह से निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। बीजों की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंट स्टेज कहते हैं, यानी कि प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। और परिघटना को हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी कहते हैं, प्रसुप्तता कहते हैं। क्लियर? देखिए, दोबारा से सुन लीजिए कि बीजों में जब शरीर क्रियात्मक जो प्रावस्थाएं हैं या क्रियाएं हैं वो जब रुक जाती हैं या उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो फिर बीज अंकुरित होने से वंचित रह जाता है। बीज वैसे तो अपने आप अंकुरित हो जाते हैं, परंतु अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी अगर वो अंकुरित नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनके अंदर जो उनकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, शरीर क्रियात्मक क्रियाएं, वो प्रभावित हो चुकी हैं। और इस प्रकार से जब बीज जो प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, यानी शरीर क्रियात्मक जो निष्क्रियता इनके अंदर आ जाती है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंट स्टेज कहते हैं। और इस प्रकार की जो घटना है उसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। तो देखिए, जो डॉर्मेंसी के कारण है वो बीज का अंकुरण अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्थगित हो जाता है। अस्थायी रूप से स्थगित होता है, बीज अंकुरित तो होते हैं लेकिन उस स्टेज से निकलने के बाद अंकुरित होते हैं। और लंबे समय तक इस तरह से जब डॉर्मेंसी अगर इन बीजों में इस तरह से आ जाती है, तो फिर ये बीज लंबे समय तक जो जीवनक्षम बने रहते हैं, जीवनक्षम ये लगातार बने रहते हैं। और जब इनको अपने हिसाब से शरीर का जो शरीर क्रियात्मक क्रियाओं के लिए जो वातावरण उपलब्ध होता है और वो क्रियाएं जब दोबारा से पुनः शुरू हो जाती है, तो फिर इन बीजों का अंकुरण हो जाता है। देखिए, जो निलंबन अवधि है, निलंबन अवधि बीजों में इस तरह से जो शरीर क्रियात्मक क्रियाओं के लिए जो निलंबन अवधि उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि बीज डॉर्मेंट अवस्था में चला जाता है, तो वो निलंबन अवधि अलग अलग पादपों में अलग अलग समय की होती है। जैसे कि अकेशिया निलोटिका, अकेशिया अरेबिका, ये बबूल का वृक्ष है। तो और अकेशिया और जैसे ग्रासेस, जो घास कुल में जो पादप आते हैं, उनमें 5 से 10 साल के लिए जो बीज हैं वो डॉर्मेंट अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। 5 से 10 साल का इनमें टाइम होता है, निलंबन अवधि का, इनके बीजों में। इसी तरह से जो आर्कटिक टुंड्रा में पाए जाते हैं, आर्कटिक जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो पाए जाते हैं, जैसे ल्यूपिन, जो ल्यूपिन का वृक्ष है, उनके अंदर भी इस प्रकार से निलंबन अवधि पाई जाती है, और जो कि 1000 साल की भी हो सकती है, ठीक है। 1000 साल तक उनके बीज जो है वो प्रसुप्त अवस्था में बने रहते हैं। इसी तरह से जो मोस्टली क्रॉप प्लांट है, मोस्टली जो फसली पादप हैं, उनके अंदर इस प्रकार से डॉर्मेंट स्टेज आती है। उनका टाइम कितना होता है? इनका टाइम 2 से 5 साल तक के लिए होता है। यानी कि इनके अंदर जब बीजों में प्रसुप्तता आएगी तो वो कितने समय तक बनी रहती है? 2 से लेकर 5 वर्ष तक ये बनी रहती है। कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर डोरमेंट स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है, यानी कि सीधे ही वो बनने के बाद अंकुरित हो जाते हैं।
तो इस तरह से जो पादपों में डोरमेंसी आती है उसका टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग हो सकता है। जैसे अकेशिया ग्रासिस में 5 से 10 साल, आर्कटिक टुंड्रा में पाए जाने वाले लुपीन में ये 1000 साल तक हो सकता है। मोस्टली जो क्रॉप प्लांट है, जो फसली पादप है, उनमें ये 2 से 5 साल तक होता है। और राइजोफोरा में तो ये एब्सेंट ही होता है, यानी कि सीधे ही बीज अंकुरित हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जो प्रसुप्तता है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, बीजों में डोरमेंसी आंतरिक और बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। बीजों में डोरमेंसी जो है वो आंतरिक व बाह्य कारकों से क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, डोरमेंसी बाह्य व आंतरिक कारकों से प्रभावित होती है। अब देखिए, जो अंतर्जात कारक हैं, अंतर्जात यानी कि जो आंतरिक कारक हैं वो क्या हो सकते हैं। अंतर्जात कारक जो हैं वो बीजों की संरचना और उसके विकास से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, बीजों की संरचना और विकास से संबंधित हो सकते हैं। क्लियर। और जो बाह्य कारक होंगे वो कैसे होते हैं। बाह्य कारक जो हैं वो वातावरणीय व जलवायवीय कारक हो सकते हैं। ठीक है, जलवायवीय कारक। क्लियर। तो इस तरह से बीजों में जो प्रसुप्तता आती है वो आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें आंतर्जात तो होते हैं बीजों की संरचना और विकास से संबंधित, और जो बहिर्जात कारक हैं वो कैसे होते हैं, वातावरणीय और साथ ही साथ जो जलवायवीय कारक हैं वो होते हैं। अब हम जान लेते हैं प्राइमरी डोरमेंसी क्या है और सेकेंडरी डोरमेंसी क्या है। एक तरह से हम डोरमेंसी को 2 भागों में या 2 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है प्राइमरी डोरमेंसी। ठीक है, पहली है प्राइमरी डोरमेंसी। ये क्या है। देखिए, प्राइमरी डोरमेंसी जब बीज मैच्योर होने के तुरंत बाद अनुकूल कंडीशन मिलने पर भी अंकुरित नहीं होता हो, और किस वजह से नहीं होता हो, उसके आंतरिक कारकों के वजह से। जो शरीर क्रियात्मक कारक हैं, शरीर क्रियात्मक घटनाएं हैं, उनकी वजह से वो अंकुरित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की डोरमेंसी को हम प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। और सीधे और आसान शब्दों में ये कह सकते हैं हम कि अंतर्जात कारकों से या अंतर्जात कारकों के प्रभाव से जब बीज अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी अंकुरित नहीं हो पाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक प्रसुप्तता कहते हैं। ठीक है, देखिए, हम ये जानते हैं कि अंतर्जात कारकों में तो शरीर क्रियात्मक क्रियाएं आ जाएगी, साथ ही साथ उनके बीजों के विकास से संबंधित जो है वो आ जाते हैं कारक। इसके अलावा जो उनकी संरचना है उनसे संबंधित कारक आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी डोरमेंसी किसकी वजह से होती है, अंतर्जात कारकों की वजह से होती है, क्योंकि बहिर्जात कारक तो इसको समुचित रूप से मिल रहे हैं, यानी कि वातावरण अच्छी तरह से मिल रहा है और साथ ही साथ जलवायु कारक भी इनको उपलब्ध हैं, परंतु बीजों की जो आंतरिक संरचना है और उनका विकास है और शरीर क्रियात्मक घटनाएं हैं, उनकी वजह से इसके अंदर डोरमेंसी आ जाती है। तो इस प्रकार की डोरमेंसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डोरमेंसी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या क्या कारण हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं प्राइमरी डोरमेंसी के। सबसे पहली बात ये, इसको हम शॉर्ट में हम लिख सकते हैं अंतर्जातीय कारकों के प्रभाव से। ठीक है, और अंतर्जातीय कारक मैंने आपको क्या बताए हैं, जो शरीर क्रियात्मक कारक हैं, इसके अलावा संरचना और विकास से संबंधित कारक। अब इसके कारण क्या हैं, ठीक है, इस प्रकार की डोरमेंसी होती क्यों है। कारकों से होती है, लेकिन कारकों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि H2O व ऑक्सीजन O2 के प्रति बीज आवरण का, ठीक है, बीजावरण जो होता है सीड कोट, बीज आवरण का
अपारगम्य होना। ठीक है, पहला कारण तो यह है, यानी कि जब इस तरह से जल और ऑक्सीजन के प्रति बीज आवरण अपारगम्य हो जाता है तो बीजों में डोरमेंसी आ जाती है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है भ्रूण की अपरिपक्वता। ठीक है, भ्रूण की अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहाँ है? बीज के अंदर होता है, और ये विकास से संबंधित कारक हो गया, क्योंकि भ्रूण का विकास जो है वो पूर्ण नहीं हुआ है। इस वजह से इनके अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर इन बीजों में डोरमेंसी आ जाती है। तीसरा जो है भ्रूण के विकास में बाधा, जो कि हम इसी से बता सकते हैं, भ्रूण की अपरिपक्वता से। और चौथा आता है विशिष्ट ताप और प्रकाश की आवश्यकता, या बीज में अंकुरण रोधी पदार्थों की उपस्थिति। ठीक है, जो बीज हैं उनके अंदर अंकुरण रोधी पदार्थ हो सकते हैं, जैसे क्लोरोहाइड्रिन होता है, वो अंकुरण रोधी होता है। इसके अलावा जो और भी हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड है, वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अंतर्जातीय कारकों के प्रभाव से बीजों में उनका अंकुरण वंचित हो जाता है या स्थगित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डोरमेंसी। और ये किस वजह से हो सकती है? जल और ऑक्सीजन इन दोनों के प्रति बीज आवरण का क्या होना? अपारगम्य होना। दूसरा जो आता है इसके अंदर, वो आता है एम्ब्रियो की इमैच्योरिटी। अगर एम्ब्रियो इमैच्योर है, अपरिपक्व है, तो फिर इस तरह से बीजों में डोरमेंसी आ जाएगी। और तीसरा है अंकुरण रोधी पदार्थों की बीजों में उपस्थिति, जो कि अंकुरण को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ। पहला हमने देख लिया सेकेंडरी ग्रोथ, क्या? सेकेंडरी डोरमेंसी। नंबर 2 है सेकेंडरी डोरमेंसी। ये किस तरह से होती है? सेकेंडरी डोरमेंसी, देखिए, कुछ पादपों में बीज का परिपक्वन हो जाता है। ठीक है, बीजों का परिपक्वन हो जाएगा, और जब उनको उनका किया जाता है, संग्रहित उनको किया जाता है, उस दौरान उनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, और उन परिवर्तनों के प्रभाव से बीज जो है वो प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है, यानी कि वो अंकुरित नहीं हो पाता। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये बाह्य और एक आर्टिफिशियल, जब हम उनको स्टोर करते हैं, यानी कि जब उनको हम जैसे कुछ समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं ताकि वो साथ साथ अंकुरित भी होते रहें, तो उनको स्टोर करने के दौरान उनके अंदर क्या होता है? कुछ इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं। और वो चेंजेस किस वजह से होते हैं? जब उनको या तो वातावरण अपने अनुकूल नहीं मिलता हो, या फिर जलवायुवीय कंडीशन उनके अनुकूल नहीं हो, तो एक तरह से बहिर्जात कारकों के प्रभाव से सेकेंडरी ग्रोथ आती है। वैसे तो जो बहिर्जात कारक हैं वो प्राइमरी ग्रोथ भी उत्पन्न करते हैं, वैसे सभी को शामिल कर देते हैं हम किसमें? प्राइमरी ग्रोथ में। अंतर्जात और बहिर्जात, जैसे विशिष्ट ताप और प्रकाश है तो वो बहिर्जात है, तो उनको भी हम क्या कर देते हैं? प्राइमरी में शामिल कर देते हैं। ठीक है, परंतु मुख्य कारक क्या होता है प्राइमरी डोरमेंसी का? वो होते हैं अंतर्जात कारक। और इसमें क्या होता है? सेकेंडरी जो डोरमेंसी है, इसके अंदर ये होता है कि बीजों को संग्रहण करने के दौरान उनके अंदर परिवर्तनों से इस तरह से बीजों में प्रसुप्ति अवस्था आ जाती है। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी डोरमेंसी। और ये किसमें होता है? जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल है, जैसे टैक्सस में होता है ये, टैक्सस। ठीक है, इसके अलावा फ्रैक्सिनस, ये कुछ पादप हैं जिनके अंदर इस प्रकार से सेकेंडरी डोरमेंसी पाई जाती है। अब अगला जो आता है हमारा, ये है फैक्टर अफेक्टिंग डोरमेंसी। डोरमेंसी को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला इसमें क्या होगा? नंबर 1 वो है कठोर बीज आवरण। ठीक है, नंबर 1 क्या है? कठोर बीज आवरण। देखिए, कई बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनका बीज आवरण काफ़ी कठोर होता है, और अगर वो ज़्यादा कठोर होगा
तो वो अंकुरण के लिए जल उसको ज़रूरत होगा, जल की ज़रूरत होगी, तो उस जल के प्रति वो बीज आवरण क्या हो जाएगा, अपारगम्य हो जाएगा, जिसकी वजह से बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर जैसे साइसर एरिटिनम, ठीक है, इसका नाम क्या है हिंदी में, चना। चना जो है वो अंकुरित नहीं होगा जब उसका क्योंकि उसका जो बीज आवरण है वो काफ़ी कठोर होता है और जल के लिए अपारगम्य हो जाता है। जब उसको जल उपलब्ध अधिक मात्रा में होगा और लंबे समय तक उपलब्ध होगा, तब उसका बीज आवरण धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा और फिर ये अंकुरित हो जाते हैं। और रात को आप चने भिगोकर सुबह अगर देखोगे तो वो अंकुरित हुए मिलेंगे आपको। इसी वजह से इस तरह से कठोर बीज आवरण की वजह से भी क्या आ जाती है, प्रसुप्तता आ जाती है। कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर ये बीज आवरण जल के प्रति तो अपारगम्य होता ही है, साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स के प्रति भी क्या हो जाता है, ये अपारगम्य हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य। तो ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य कौन से पादप में होता है, ये होता है जैंथियम में। जैंथियम का जो प्लांट है उसके अंदर इस तरह से ये ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य हो जाते हैं बीज, और इस तरह से ये लंबे प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। जैंथियम स्ट्रूमेरियम, इसे जंगली सूरजमुखी भी कहते हैं। तीसरा जो आता है वो है, इसके अंदर कई बार क्या होता है, बीज यांत्रिक प्रतिरोध उत्पन्न कर लेते हैं। उनके अंदर यांत्रिक प्रतिरोध आ जाएगा जिससे कि भ्रूण का विकास नहीं हो पाएगा, और जब भ्रूण का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाएगा तो बीज अंकुरित होने से वंचित रह जाते हैं। तो इस तरह से भ्रूण का विकास, ठीक है, भ्रूण का विकास यांत्रिक प्रतिरोधों से रुक जाता है, ठीक है, भ्रूण का विकास यांत्रिक प्रतिरोधों से रुक जाता है। तो इस वजह से बीजों में क्या आ जाएगी, डोर्मेंसी आ जाएगी। और इस प्रकार का प्रभाव हमें कौन से पादप में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है एमेरेंथस में, ठीक है, एमेरेंथस में। तो इस तरह से कठोर बीज आवरण की वजह से बीजों के अंदर प्रसुप्तता विकसित हो जाती है। दूसरा आता है इसमें कठोर बीज आवरण के बाद नेक्स्ट जो है वो है भ्रूण की अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, भ्रूण की अपरिपक्वता। देखिए ये क्या है, कई पौधों में क्या होता है कि भ्रूण जो है उसके परिपक्व होने से पहले ही बीजों का क्या हो जाएगा, डिस्पर्सल हो जाएगा, यानी कि प्रकीर्णन हो जाता है, बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जबकि अभी उनके अंदर भ्रूण का विकास समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। और इन बीजों का अंकुरण बिना भ्रूण के परिपक्व होने तक नहीं हो पाता है। जब तक उन बीजों के अंदर भ्रूण में परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। पहले ही वो क्या कर रहे हैं, पहले ही वो भ्रूण के परिपक्व होने से पहले ही वो क्या हो चुके हैं, परिकीर्णित हो चुके हैं। और जब तक उनका भ्रूण अच्छी तरह से विकास नहीं कर लेगा, तब तक वो वहाँ पर भी जहाँ वो जाते हैं परिकीर्णित होकर के, वहाँ पर भी वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से जब तक भ्रूण अपरिपक्व है तब तक बीजों की डोर्मेंसी बनी रहती है। इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं गिंको बाइलोबा, ठीक है, गिंको बाइलोबा। ये एक कौन सा पादप है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। और इसी तरह से नीटम क्या है, ये भी क्या है, एक ये भी एक ऐसा पादप है, ये भी एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। इसके अलावा कुछ और भी पादप इसके अंदर आते हैं जिसके अंदर इमैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो की वजह से बीजों में प्रसुप्तता आ जाती है। जैसे ऑर्किडेसी कुल के पादप हैं, ठीक है, ऑर्किडेसी एक फैमिली है, इसके जो पादप हैं उनमें। इसी तरह से रैननकुलेसी,
रैननकुलेसी, ठीक है, ये भी एक फैमिली है। इसके पादप भी इसी तरह से भ्रूण के इमैच्योर होने की वजह से प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एनीमोन नीमोरोसा, ये एक पादप है जिसके अंदर इसी प्रकार से भ्रूण की इमैच्योरिटी की वजह से उसके बीजों में क्या आ जाती है, प्रसुप्तता आ जाती है। और भी हैं जैसे रैननकुलस, जिकारिया, ये भी एक पादप है जिसके अंदर भ्रूण की इमैच्योरिटी की वजह से प्रसुप्तता आ जाती है, ठीक है। तो देखिए, जो इमैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो है, इसकी वजह से भ्रूण का विकास जब तक नहीं हो पाएगा तब तक बीजों का अंकुरण नहीं हो पाएगा। इस तरह के उदाहरण आपको देखेंगे, जिम्नोस्पर्म में गिंगो है, नीटम है, इसी तरह से ऑर्किडेसी और रैननकुलेसी जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एनीमोन, नीमोरोसा और रैननकुलस, जिकारिया, ये पादप ऐसे हैं जिनके अंदर इमैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो की वजह से उनके बीजों में प्रसुप्तता आ जाती है। अगला आता है नंबर नेक्स्ट, वो है उत्तर परिपक्वन काल की आवश्यकता। नंबर 3 ये है रिक्वायरमेंट ऑफ आफ्टर रिपीनिंग पीरियड, यानी उत्तर परिपक्वन काल की आवश्यकता, ठीक है। ये क्या है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, कई पौधों में इनके बीज मैच्योर होने के बाद भी अंकुरित नहीं हो पाते हैं, अपितु कुछ समय बाद ये अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। यानी मैच्योर है बीज, उसका विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अंकुरित नहीं हुए हैं। फिर कुछ समय वो विश्राम अवस्था में रहेंगे, ठीक है, और फिर वो अंकुरित होते हैं। तो अंकुरण होने का समय, ठीक है, और उनका विश्राम अवस्था में जाने का समय, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है उसको हम विश्राम काल कहते हैं, जिस दौरान बीज विश्राम अवस्था में रहता है। इस विश्राम अवस्था को ही या इस विश्राम काल को ही हम क्या कहेंगे, उत्तर परिपक्वन काल कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, बीज है, उनका विकास पूर्ण हो गया है, परंतु वो अंकुरित नहीं होते हैं, वो कुछ समय तक विश्राम अवस्था में चले जाएंगे। फिर कुछ समय बाद विश्राम अवस्था से निकलने के बाद फिर वो अंकुरित होते हैं। तो जो वो विश्राम अवस्था है इन बीजों की, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तर परिपक्वन काल कहते हैं। क्लियर। और इस उत्तर परिपक्वन काल में होता क्या है कि इस विश्राम अवस्था में बीज अपने आप को अंकुरित करने के लिए सक्षम बना लेते हैं, यानी कि उनमें अंकुरण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है इस विश्राम काल में, और इसीलिए इसको उत्तर परिपक्वन काल कहते हैं, यानी कि परिपक्वन से पहले का, उत्तर परिपक्वन के बाद का काल, ठीक है। इस तरह से तो इसके लिए ऑलने एंड पोलक दो वैज्ञानिक हैं, ऑलने एंड पोलक, इन्होंने 1960 में, ठीक है, 1960 में इन्होंने क्या बताया कि इस उत्तर परिपक्वन काल के दौरान, यानी कि जो विश्राम अवस्था आती है बीज के विकास पूर्ण होने के बाद, जो विश्राम अवस्था आएगी, इस विश्राम अवस्था के दौरान या इस उत्तर परिपक्वन काल के दौरान इन बीजों में अनेक शरीर क्रियात्मक क्रियाएं कम ताप और नमी की स्थिति में पूर्ण होती हैं, ठीक है। इस दौरान क्या होता है कि इनको ताप कम मिलता है, नमी कम मिलती है, और शरीर क्रियात्मक क्रियाएं इनके अंदर इसी कम ताप और नमी पर चलती रहती है, पूर्ण होती रहती है। और इस प्रकार की जो स्टेज है उसको स्तरण कहते हैं। स्तरण यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। इन्होंने ऐसा कहा है कि ये एक ऐसा स्तर है जहां बीज अपने आप को उस विश्राम अवस्था में या उत्तर परिपक्वन काल में अंकुरण के लिए अपने आप को क्या करते हैं, दक्ष करते हैं या सक्षम बनाते हैं। और इस दौरान इनको कम ताप और कम नमी उपलब्ध होने के बावजूद इनके अंदर शरीर क्रियात्मक क्रियाएं चलती रहती हैं, और कुछ समय बाद ये इस विश्राम अवस्था से निकलकर अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन से पादपों में होता है? ऐसा होता है ट्रिटिकम एस्टिवा, जो गेहूं है उसके अंदर इस प्रकार से
उत्तर परिपक्वन काल होता है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है एविना स्टाइवा, इसको हम जई कहते हैं। तो जई में भी इसी तरह से उत्तर परिपक्वन काल के बाद बीज अंकुरित होते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 4। नंबर 4 है विशिष्ट ताप और प्रकाश की आवश्यकता। नंबर 4 है विशिष्ट ताप व प्रकाश की आवश्यकता, ठीक है। विशिष्ट ताप व प्रकाश की आवश्यकता ये क्या है? देखिए, विशिष्ट ताप और प्रकाश की आवश्यकता से मतलब ये है कि बीजों को अंकुरण से पहले शीत उपचार की आवश्यकता होती है। शीत उपचार, ठीक है, यानी कि उनको कम ताप पर क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है। और जब तक ये विशिष्ट शीत तापक्रम द्वारा उपचारित नहीं होते हैं तब तक वो अंकुरित नहीं हो पाते, यानी कि उनको वर्नेलाइज्ड करना जरूरी है, उनको शीत तापक्रम उपलब्ध करवाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। और ऐसा कौन से पादपों के लिए किया जाता है? कौन सी ऋतु में किया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, क्योंकि शीत ऋतु में तो उनको क्या होता है? नेचुरली उनको शीत उपचार मिल जाता है शीत ऋतु में, ठीक है। यानी कम ताप की उनको जो बाहरी रूप से उनको कम ताप उपलब्ध करवाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी क्या चल रही होती है? शीत ऋतु चल रही होती है। परंतु ग्रीष्म ऋतु में इस तरह से शीत उपचारित कर इन पौधों के बीजों को क्या करवाया जाएगा? अंकुरित करवाया जाता है। शीत उपचार के लिए जो अनुकूलतम तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे चेरी है, आक है, ठीक है, ऐसे जो पादप है इनके अंदर शीत उपचार करने के बाद उनके बीजों को अंकुरण की क्षमता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कुछ बीजों का अंकुरण प्रकाश की अवधि, उनकी गुणवत्ता और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करती है। जो प्रकाश उनको किस तरह का उपलब्ध हो रहा है, उसकी मात्रा क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ठीक है। तो इस तरह से जो बीज हैं प्रकाश के प्रति भी क्या होते हैं? अति संवेदी होते हैं। और इस प्रकार के बीज जिन पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है उनके अंकुरण क्षमता पर इस प्रकार के बीज क्या कहलाते हैं? फोटोब्लास्टिक बीज कहलाते हैं। फोटोब्लास्टिक बीज कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उनको? फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। तो फोटोब्लास्टिक प्लांट कौन कौन से हो जाते हैं? फोटोब्लास्टिक यानी कि इस तरह से प्रकाश के प्रभाव से इनके अंदर अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। तो ये आते हैं जैसे निकोटियाना टेबेकम। निकोटियाना टेबेकम ये होता है तंबाकू, ठीक है, तंबाकू, क्लियर। और इसी तरह से कैप्सेला एक पादप है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस इसका फुल नेम है, ठीक है। तो ये भी एक पादप है जो कि कैसा है? फोटोब्लास्टिक है, क्लियर। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। इसमें आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं कुछ और इसके प्रभाव जो हैं वो देखेंगे अगली क्लास में। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि प्रसुप्तता को किस तरह से भंग किया जाता है, कौन सी ऐसी विधियां हैं जिससे प्रसुप्तता को हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, जिससे कि बीज अंकुरित हो सके, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।